बच्चों आइए अब मैं आपको यहाँ जो चित्र दिया है आप देख पा रहे होंगे, चित्र संख्या 3। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इतिहास की किताबों में जो गवर्नर जनरल के कारनामे थे या उनकी जीवनियाँ थी, उनकी गौरवगाथाएं थी और उनकी तस्वीर थी, उनको बहुत ही भव्य तरीके से प्रकाशित किया गया, भव्य तरीके से बताया गया। ये सदैव उनकी शाही जीवन शैली और उनके रुतबे को इंगित करता था। आइए अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं एक और बिंदु को। बिंदु है हम अवधियां कैसे तय करते हैं। यहाँ पर आपको अवधि कैसे तय करते हैं ये समझने के लिए पहले एक प्रश्न को समझना होगा। प्रश्न है कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। यहाँ आपको ये प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और फिर इसको समझना है। इसकी एक वजह है, हम एक दौर की जो खास बातें हैं उसके जो मूल तत्व हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मूल तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे लिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। और ये जो शब्द हैं वो अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं और वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जो बदलाव हुए हैं उनका महत्व क्या होता है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम इतिहास को अलग अलग काल खंडों में नहीं बांटेंगे तब तक ये समझना आसान नहीं होगा कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जो बदलाव आए वो वाकई कितने महत्वपूर्ण थे। ये पैराग्राफ जब आप समझेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ मिल जाएगा। आइए थोड़ा पीछे आते हैं। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसको मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ कि वर्ष 1817 में स्कॉटलैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जिनका नाम जेम्स मिल था, उन्होंने 3 खंडों में एक भारी भरकम किताब लिखी और उस किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास। और इस किताब में उन्होंने जो भारत का इतिहास था उस भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा। एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। अब ये जो हिंदू, मुस्लिम और जो ब्रिटिश 3 कालखंड उन्होंने तय किए थे, इस कालखंड को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, लेकिन क्या भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में हमको कोई समस्या दिखाई देती है? इस प्रश्न पर हमको गौर करना होगा कि जेम्स मिल ने जो विभाजन दिखाया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश है, क्या वाकई ऐसा ही था? क्या हमारा इतिहास ऐसा ही था? इसको हमें इसी तरह से समझना चाहिए या फिर हमें इसमें कोई परेशानी दिखाई देती है? अब मैं आपको बताता हूं कि जेम्स मिल ने जो विभाजन किया था वो उनकी किस दृष्टिकोण के आधार पर था। उनको लगता था कि जो एशियाई समाज हैं वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पिछड़े हुए हैं, यूरोप से बहुत पीछे हैं। उनको ये भी लगता था, ये उनकी अपनी समझदारी थी, कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाह शासकों का शासन हुआ करता था। ये जो उनकी समझ है, इसी के चलते उन्होंने भारत का जो विभाजन अपनी पुस्तक में लिखा उसे उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर लिखा। उनका मानना था कि यहाँ चारों ओर केवल बैरभाव, जातिगत बंधन और अंधविश्वास फैले हुए हैं। यहाँ मैं आपको इस जातिगत बंधन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, टाबूज।
ये जातिगत बंधनों का तात्पर्य है कि जाति के अंदर कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे रीति रिवाज रहे थे जो किसी कार्य विशेष को करने से प्रतिबंधित करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। और लोग यहाँ अंधविश्वासी हैं, लोगों के बीच में धार्मिक बैर है, ऐसा जेम्स मिल का मानना था, जिसके आधार पर उसने ये विभाजन किया था। जेम्स मिल का मानना था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्य बना सकता है और इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। कहीं न कहीं ऐसी जो विचारधारा है वह भी ब्रिटिश शासन की मजबूती का एक कारण माना जा सकता है। जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान कभी प्रगति नहीं कर सकता। जो इतिहास की जो धारणा बनी वो अंग्रेजी शासन की प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थी। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, लेकिन क्या वास्तव में इस तरह की बात को स्वीकार किया जा सकता है? क्या अंग्रेज जब यहाँ नहीं आए थे उसके पहले क्या भारत पूरी तरह से असभ्य था? क्या भारत में कुछ भी अच्छा नहीं था? ये एक प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। आगे सवाल ये भी आता है कि इतिहास के किसी दौर को हिंदू और मुसलमान कहना कितना उपयुक्त है? क्या इस सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे जैसा आज हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है? क्या उस जमाने में इस तरह का चलन नहीं था? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या वाकई आवश्यकता है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का उस जमाने में कोई महत्व नहीं था। और यदि ऐसा था तो हमारे देश में जेम्स मिल के द्वारा बताई गई वो तमाम जो असभ्यता है वो मौजूद थी उसके कहे अनुसार। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक धर्म नहीं होता था। इसका मतलब जेम्स मिल के द्वारा जो बात बताई गई है वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। अब हम एक और बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो वर्गीकरण अंग्रेजों ने किया उससे थोड़ा अलग हटकर भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने 3 अलग अलग भागों में बांटा है: प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक। ये वो विभाजन है जो जेम्स मिल के विभाजन से अलग है, लेकिन इस विभाजन की भी अपनी एक समस्या है। यहाँ पर एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि जेम्स मिल के अलावा जो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया है उसमें क्या समस्याएं हैं? जवाब आगे ढूंढते हैं। इतिहास को इन 3 खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। देखिए, ये वेस्टर्न मोटिवेटेड माना गया है कि 3 भागों में बांटा है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये हमको पश्चिम की तरफ से इसकी प्रेरणा मिली है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे। यहाँ पर ये आपको जानना जरूरी है मध्यकालीन समाज का क्या तात्पर्य है। जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। कौन कौन सी विशेषताएं? जहाँ पर विज्ञान नहीं था, तर्क नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, समानता नहीं थी, वो समय उन्होंने मध्यकाल का समय माना है जहाँ पर ये लक्षण नहीं दिखाई दिए। तो क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना लेंगे? अब चूंकि हम आगे जब बात करेंगे तो हम पाएंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। आप देख रहे हैं अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। जब ऐसा नहीं था, ना ही तो लोग समानता का व्यवहार कर पा रहे थे, ना ही स्वतंत्रता का, और ना ही वो पूरी तरह से मुक्त थे, आज़ाद थे।
ना ही उस समय कोई आर्थिक विकास था, ना ही कोई प्रगति हो रही थी। तो इस दौर को ध्यान से समझिएगा, ऐसे दौर को जिस दौर में समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति, आर्थिक विकास और प्रगति का अभाव था, इतिहासकारों ने इस दौर को औपनिवेशिक युग का नाम दिया है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस युग को औपनिवेशिक युग कहा है।